कह रहा था कि उसके लिए आयोग के पास जो है काफी शक्तियां दे रखी हैं, और जो है अगर उन शक्तियों का कायदे से इस्तेमाल किया जाता है तो जो मेरा अनुभव रहा है कि 95% से ज्यादा केसों में जानकारियां जो है उपलब्ध हो जाती। मतलब उस दशा में ये देखना है कि जो भी आयुक्त महोदय मामले को सुन रहे हो, ये सुनिश्चित करें कि जानकारी जो है बिल्कुल उपलब्ध करा दी जाए, बीच में कहीं भी ढिलाई ना आने दें। सर, ये काशीनाथ जी और पारधी जी ये जानना चाह रहे थे इस मामले में कि ऐसा कोई यदि आयोग का ऑर्डर हो जिसमें केस डायरी उपलब्ध करवाने के लिए आदेश दिए गए हो, तो सर आपकी जानकारी में कोई ऐसा ऑर्डर है क्या? ये केस डायरी उपलब्ध कराए जाने, मेरे ख्याल से शायद उत्तर प्रदेश का ही एक जो है ऑर्डर था पुराना, वो कहीं पुराना ऑर्डर था, और अगर कहेंगे तो मैं डिटेल अभी मुझे उसकी याद नहीं है, और ये हमारे ख्याल से शायद पिछली सुनवाई में हुआ था, मतलब जो पिछला टेन्योर रहा है आयुक्तों का, तो कहिएगा तो मैं इसकी डिटेल जो है कल निकाल के आप लोग को जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, हम उसको ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे। तो काशीनाथ जी कृपया संपर्क में बने रहिएगा और इस विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। और अब चूंकि अभी हमें लगता है कि प्रवीण सर भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण पटेल जी हैं, फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के ऑनररी ट्रस्टी हैं। स्वागत है सर आपका भी। सर कुछ रखना है, अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। या सभी साथियों को नमस्कार। जैसा आपका आदेश होगा चलेंगे हम लोग। तो तालेकर जी, आप संतुष्ट हैं? आपका जवाब आपको मिल गया? माननीय आयुक्त महोदय ने आपका जवाब दिया। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है जी। हाँ सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे नाम पे आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बोले हैं, वो जो डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस करेक्शन कीजिए प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, अपन ओके आपको डीएसपी हाँ, बोलेंगे। मेरा प्रॉब्लम सवाल ये है कि हर आदमी को, कंप्लेनेंट को उसका केस का इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसका राइट है वो। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी कंप्लेनेंट। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है वो केस डायरी में डे टू डे लिखा होता है, तो ये केस डायरी कंप्लेनेंट को मिलनी चाहिए आरटीआई में, कानून में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। मुजरिम को केस डायरी नहीं मिलना चाहिए, इतना ही रूल है, प्रोविजन है। कंप्लेनेंट को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ऐसा किधर भी प्रोविजन नहीं है। तो कंप्लेनेंट को मिलना चाहिए, और ये कंप्लेनेंट को मिलना चाहिए ऐसा कोई साइटेशन है, कोई अथॉरिटी है, कोई सर्कुलर है तो कृपया मुझे चाहिए वो। जी, मैंने आपको बताया, अभी शिवानंद जी से बात हो रही थी, शायद एक पिछले आयुक्तों के कार्यकाल में यूपी में कोई ऑर्डर इस तरह का हुआ है। मैं उसकी डिटेल जो है कल देख के उपलब्ध करा दूंगा अगर वो उपलब्ध होगी तो। राइट नाउ आई डू नॉट हैव द डिटेल्स एंड ऑल, कि और 2-4 साल पुरानी बात भी शायद ये हो गई है, तो थोड़ा ढूंढवाना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपको उपलब्ध करा। यस सर, यस सर। हाँ, ये आरटीआई लखनऊ करके आपने लिखा हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आरटीआई लखनऊ, क्या नाम है आपका? अपना पूरा परिचय, हाँ परिचय के साथ बताएं। हाँ, मैं लखनऊ से हूँ और मेरा नाम विभव है। मैं अभी कुछ दिनों से आरटीआई में कुछ एप्लीकेशन डाल रहा हूँ यहाँ लखनऊ में। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही, बताएं। हाँ जी, अभी कुछ दिनों से केस चल रहे थे मेरे यहाँ के S9 में, और फिर उसको रोटेट करके S11 में कर दिया गया जी। वहाँ का कुछ रूल आया कि आपको ऑनलाइन माध्यम के द्वारा सुनवाई की जाएगी, जिससे सुनवाई होती है और ऑनलाइन माध्यम के द्वारा न कोई कॉल आती है न कुछ होता है। वह मैं और मेरे साथी लोग, कुछ लोग परेशान हैं कि बिना कॉल आए डिसीजन आ जा रहे हैं। इसकी शिकायत हमने उन माननीय राज्य सूचना आयुक्त से भी की, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। इसकी शिकायत और मैं कहाँ कर सकता हूँ, या फिर इसमें कोई हमें मार्गदर्शन करें?
नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि पहले जो चीज आपको गड़बड़ हो रही, मान लीजिए जिस भी कोर्ट में आपका, जिस भी सुनवाई कक्ष में आपका मामला चल रहा है, पहले वहां के आयुक्त को उपलब्ध कराएं, और मेरे ख्याल से वो जो है पूरा सुनिश्चित करते हैं। जैसे मेरे सुनवाई कक्ष में जो है, मेरा सुनवाई कक्ष है S6, तो अगर इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो हम लोग उस पर जो है तुरंत रिएक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रही, तो एक बार आप मुख्य सूचना आयुक्त से जो है अपनी बात रखिए, उनके समक्ष वो हेड होने के नाते इसका प्रॉपर समाधान करेंगे। लेकिन एक बार संबंधित सुनवाई कक्ष के सूचना आयुक्तों से जरूर अपनी बात कहें, क्योंकि हो सकता है कि उनके संज्ञान में ना हो कोई ऐसी चीज, एकदम से सुनवाई हो गई हो या कोई और वजह रही हो, तो एक बार उनको अवगत कराएं, और मेरे ख्याल से उस पे वो लोग निर्णय लेंगे और निर्णय लेते भी। जी सर, अभी S9 में राजीव कुमार जी हैं, उनसे उनके यहाँ मैंने S9 में S11 सॉरी S11 में है। S11 में सर जी जी, पहले S9 में चल रहा था केसेस, जनवरी से कुछ रोटेट हुए केसेस। हाँ, सारे केसेस रोटेट हो गए हैं। जी, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या इसकी शिकायत मुख्य सूचना आयुक्त से कर सकते हैं? हाँ, उनके पास अपनी बात रखिए। देखिए अभी ये बहुत वैसे शिकायत का मामला नहीं है, लेकिन हाँ उन पे बात रखिए कि भाई ऐसा हो रहा है, हम लोग को सूचना नहीं मिल पा रही, और एक बार जो है माननीय जो सूचना आयुक्त है राजीव कपूर जी, उनको भी आप बात कराएं, वो ठीक से जो है संज्ञान में लेंगे मैटर। सर इसमें पत्र के माध्यम से ही तो उनसे मिला जा सकता है, वैसे तो नहीं, आप समय लेके भी मिल सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि जो है सूचना आयुक्तों से समय लेके भी मिला जा सकता है, पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया जा सकता है। आप तो लखनऊ में हैं, तो आप आराम से आके मिल सकते हैं कार्यालय में, और उनसे अपनी बात रख सकते हैं। जी सर एक प्रॉब्लम और थी, मेरे कुछ RTI में उन्होंने अर्थदंड लगा रखा है जो मऊ से रिलेटेड है, और यहाँ से रजिस्ट्रार महोदय द्वारा मऊ को भेज दिया गया है पत्र वसूली का, इसमें प्रभावी रूप से वसूली नहीं हो पा रही है, इसके संदर्भ में सर थोड़ा मार्गदर्शन। तो इसके संदर्भ में दोबारा उनसे मिलके बताइए कि आपने भी अर्थदंड लगाया हुआ है, इस पे प्रभावी वसूली नहीं हो पा रही है, वो दोबारा से कहेंगे, और रजिस्ट्रार से भी आप मिल लें, एक अपना पत्र बना लें कि भाई इन मामलों पे दंड लगा था, इस पे जो है क्या कहते हैं प्रभावी वसूली नहीं हो पा रही है, कृपया इस प्रकरण को देखें। सर पत्रों के माध्यम से मैंने उनको अवगत कराया, लेकिन पत्रों के माध्यम से 3-4 महीने लग जाते हैं कम से कम कोई चीजें हमारे। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप तो लखनऊ में हैं, आप कभी भी आके मुलाकात कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सर मान लीजिए मिलना होगा तो कैसे उनसे मुलाकात हो? आप आयोग में आइए, वो कमरे में बैठते हैं, उनसे जो है उनके स्टाफ होगा, उनसे कहिए भाई किसी संदर्भ में मिलना चाहते हैं, फिर अपनी बात रखिए, स्टाफ आपको मिलवा देंगे उससे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अफसर गौर जी, आप अपनी बात रखें। जय हिंद सर सभी साथियों को। माननीय अजय पूर्वेदी साहब से मेरा एक सवाल है। आप कहाँ से हैं अफसर गौर जी? पहले अपना नाम और परिचय कीजिए। मैं सर मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश का मूल रूप से निवासी हूँ। तो मेरा सवाल माननीय अजय पूर्वेदी सर से है। जी मेरे द्वारा हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता है तारा सिंह जागड़ जी, उनसे एक सलाह मशवरा करके एक सेकंड अपील ईमेल के द्वारा IT एक्ट की धारा 4 के तहत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में किया गया था। उनसे सलाह मशवरा करके ही ड्राफ्टिंग बनना था वो। तो उसमें वो जो वहाँ पे ऑपरेटर थे उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने तुरंत ही वो रजिस्ट्रार साहब महोदय को द्वितीय अपील पहुंचा दी। बट द्वितीय जो रजिस्ट्रार साहब है उन्होंने ये कहते हुए उसको कर दिया कि 3 प्रतियों में अपील नहीं है। और तो ये तो सर मतलब अगर आप तो उससे तो मेल से तो आप जितनी मर्जी प्रति निकाल सकते हैं। और IT एक्ट मतलब जो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि IT एक्ट एक संसद द्वारा पारित अधिनियम है, और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को। और उसके संबंध में मतलब भारत सरकार भी पेपरलेस व्यवस्था के लिए बहुत सारे कर रही है। आपकी यही दिक्कत है ना कि जो है क्या कहते हैं, आपने मेल से भेजा और वो आयोग से वापस हो गया ये कह के कि 3 प्रतियों में नहीं है। जी
जहां तक एक बार आप इनमें से जो है क्या कहते हैं रजिस्ट्रार महोदय का नंबर लेके उनसे बात कर लें, बोले आप प्रतियां निकाल वो लीजिए। हाँ मुझे नंबर उनका मैंने वो आपके ट्विटर पे भी डाला है, मुझे वो नंबर प्रोवाइड नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिएगा, जो है क्या कहते हैं कल मेरी मुलाकात रजिस्ट्रार महोदय से अगर होगी तो आप अपना नंबर शिवानंद जी इनके पास मेरा नंबर है, जी से शेयर कर लें, आपको कोई ना कोई फीडबैक वहां से मिल जाएगा। हाँ मेरा मतलब ये शिवानंद है जी कि से सर कहिएगा कोई मुझे भेज दें अच्छा वो। हो सकता है जनता के लिए अच्छा कोई कार्य हो सकता है तो नहीं बेटर पूरा है। देखिए, हर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा अफसर आलम है सर। अफसर आलम, ऐसा है कि पूरा प्रयास किया जाता है कि जो है जनता के लिए सारी चीजें हो, कहीं कहीं पर हो सकता है कि कोई कुछ चीज ऊपर नीचे हो जाती तो उसको सुधारने की प्रक्रिया है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें बहुत निराश होने की जरूरत नहीं। आप नंबर शेयर करें सर नंबर निराश शेयर होने करें वाला आप, नहीं है सर। देखो आपको कल परसों तक कोई जवाब मिलेगा, आप इसमें नंबर शेयर सर असल में क्या था ना, देखो अब हम तो इतनी आगे में नहीं पहुंच पाते, हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। हाँ आपके यहाँ से करीब 400 किलोमीटर जी। के आसपास तो होगा। आयोग के प्रतिनिधि के रूप में आप हैं, तो आपसे सौभाग्य मिलता है कि यहाँ पे मिलेगा, तो हाँ आपके हाँ जरिए से आयोग में बात पहुंची तो थोड़ा सा ये था नहीं सर। नहीं बिल्कुल पहुंचेगी, और कुछ ना कुछ आपसे जो है कोई ना कोई उनका स्टाफ बात कर लेगा, ठीक है? जी सर, जी सर। हाँ बीएन कुमार जी आप अपनी बात रखें। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि मेरा एक एसबीआई से रिलेटेड केस था सर, उसमें सुनवाई हो गया और वो केस जो वर्क था वो बोला कि ठीक है, सुरेश चंद्रा साहब ने किया था, वो 3-4 महीना हो गया, बोला ठीक है इनका आईसीएस रिलेटेड आप काम कर दीजिए। 3 साल लगा सर हमको उसमें, 2017 से हम बैंकों का चक्कर काट रहे थे। तो मेरा सवाल ये है अभी सर कि मैं 3 साल तक सर भाग दौड़ किया, एक छोटा सा दुकान चलाता था, महीने में 2 बार चक्कर काटता था दुकान बंद करके। तो मेरा सुनवाई हो गया ईसीएस, वो अभी जून जुलाई से कर दिया सर, चलिए कटना शुरू हो गया। अब इसके दौरान जो सर मेरा आर्थिक नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ, चिट्ठी पत्री करके सर मेरी पूरी फाइलें भरी पड़ी है लिखवाने का। तो अब जैसे सुनवाई हो गया 19(8)B के तहत जो कंपनसेशन का नियम है अपने आरटीआई एक्ट के अंदर, क्या अभी कंपनसेशन के लिए फ्रेश हम आवेदन कर सकते हैं क्या 19(8)B के तहत लेना हो तो? आप उसी उसका रेफरेंस दे के जो है क्या कहते हैं आप, ये आपका मामला कहाँ चल रहा था? दिल्ली में चल रहा था, कहाँ चल रहा था? नहीं ये सर बिहार का मामला है और एसबीआई से रिलेटेड था सर, बिहार भागलपुर अच्छा से बोल एक्चुअली रहे हैं। कंपनसेशन में है। अच्छा भागलपुर से बोल रहे हैं आप। कंपनसेशन में के लिए ये होता है कि जो भी आपके मामले की सुनवाई कर रहे हैं वो आश्वस्त हैं कि नहीं है, कंपनसेशन दिलाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप एक बार उनको पत्र लिख के सारी चीजें वो कर लें कि भाई इस तरह के मेरी ये मुकदमा संख्या थी, ऐसा था, फिर उस पर देखिए कि क्या होता है। अच्छा सर, तो वो जो सुनवाई हुआ था सर उसका ऑर्डर सीआईसी का ऑर्डर लेटर, हाँ और जो मेरा स्टार्टिंग था लगा के हमने 19(8)B चीज के लगा तहत दीजिए आप, जो है क्या कहते हैं पूरा जो सुनवाई हुई थी हाँ आप हाँ करिए और देखिए कि उनसे एक बार बात करके, क्योंकि वो विशेषाधिकार जो है वो आयुक्त का ही है कि वो आपको अगर उनको ठीक लगता है, जिन्होंने भी केस सुना होगा आपका, कि आपको क्षतिपूर्ति दिलवानी है कि नहीं दिलवानी, ठीक है? 19(8)B के तहत से एक आवेदन बना के हमने सूचना आयोग को दिया था सर। हाँ तो वही जानना चाह रहे थे क्या कि सूचना आयुक्त महोदय को ये ताकत मतलब सरकारी नियम में पावर दिया गया कि जो कंपनसेशन मांग करेंगे उसका मुआवजा दे सकते हैं? नहीं, कंपनसेशन दिलाने की जो है, अगर वो जो आश्वस्त होते हैं कि कंपनसेशन दिलाया जाना चाहिए किसी पर्टिकुलर केस में, तो जरूर उनके पास पावर है, और यूपी में दिलवाए भी गए हैं कंपनसेशन। जी सर। एक बार उनसे जो है पूरी तरह से बात करके एक बार पत्राचार आप कर लें। हाँ तरुण जी आप कुछ बात रखना चाहते हैं? नमस्कार अजय सर। आपका नाम परिचय के साथ बताएं। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ हाँ रही जी, है। मेरा नाम तरुण कुमार शर्मा है। हाँ जी, मेरा नाम तरुण कुमार शर्मा है, मैं हरियाणा फरीदाबाद से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी नमस्कार सर। मैंने आपसे 2-3 प्रोग्राम पहले भी आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी सर, रिगार्डिंग जो आरटीआई लाइफ एंड लिबर्टी में डाली जाती है उनके लिए ऑनलाइन मतलब
वो बनाने के लिए सुविधा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सर कुछ कार्यवाही हो रही है सर? आपने कहा नहीं, था ये जो है जहां तक उत्तर प्रदेश, आप अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश से, आप क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन जो सेकंड अपील दायर कर सके वहां पे? नहीं सर, मतलब ऑनलाइन, हाँ जी सर, मतलब ऑनलाइन सेकंड पोर्टल है, जो पोर्टल पे स्पेसिफिक या ईमेल पोर्टल आईडी पे तो सेकंड अपील ली जा रही है। अभी ऑनलाइन हम लोग अपना डेटा जो है वो जरा ठीक कर रहे हैं, उसमें 2-3 महीने का समय लगेगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन आप सेकंड अपील कर सकते हैं। और सर एक चीज और है सर कि जो हैं। अदरवाइज जो पोर्टल है, पोर्टल पे आप भेज दें अपनी सेकंड अपील। सर एक चीज और है कि जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो पीआईओ नोडल ऑफिसर का ईमेल पे रिप्लाई करते नहीं है सर, फोन वो उठाते नहीं है सर। और जो ईमेल आईडी जिसके यहाँ ट्रांसफर करते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन हो गया है, तो अभी मेरी मैंने आरटीआई लगाई थी सीएमओ गाजियाबाद में, तो वो ऑनलाइन करी थी, तो डायरेक्टर हेल्थ मेडिकल के पास गई थी, तो उन्होंने जो ईमेल आईडी है वो उन्होंने मुझे जो प्रोवाइड कराई वो गलत कराई। वो तो मुझे मालूम था उनकी एक्चुअल ईमेल आईडी क्या है, तो मैंने अपनी तरफ से भी आयोग की वेबसाइट से रिसिप्ट और आईटीआई के सारी डिटेल निकाल के उनको फॉरवर्ड कर दी है। बट लेकिन जो नोडल ऑफिसर की तरफ से मुझे ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई है वो गलत है। हाँ, तो उसमें उनके उच्च अधिकारियों को लिख के जो है आप सूचित करें कि जो आईडी हमको प्रोवाइड कराई गई है वो गलत है और ऐसा आरटीआई नहीं होना चाहिए, इसका संज्ञान ले वो। तो सर ये तो मतलब ये तो मेरे को एक तरीके से सर मेरे को मतलब रोका जा रहा है ना सर आरटीआई को। नहीं, रोकने वाली, देखिए हर चीज की प्रक्रिया होती है। ये तरुण जी, अब अगर मान लीजिए नोडल ऑफिसर कुछ गड़बड़ कर रहा है, एक हम मान के चलते हैं कि वो जानबूझ के ये चीज कर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे पता नहीं कि आपका केस क्या था, तो उनके उच्च अधिकारियों को लिखिए। और जो मेरा अनुभव रहा है कि इसमें एक्शन होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए आपके जो नोडल अधिकारी हैं वो किस रैंक के हैं, डिप्टी सीएमओ रैंक के हैं, सीएमओ रैंक के हैं, क्या किस रैंक? पता नहीं सर, वो तो पता ही नहीं सर। वो तो आपका लखनऊ जाती है, लखनऊ से वो जो आपका लखनऊ स्वास्थ्य निदेशालय है, वहां से वो वहां पे सर कौन है कौन नहीं वो तो मालूम ही नहीं ना सर। नहीं तो आप इसमें जो है अगर मेडिकल डिपार्टमेंट से जो है संबंधित है आपकी, तो एक प्रमुख सचिव को लिख दें एक चिट्ठी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, चूंकि वो संज्ञान में लेके फिर आदेशित कर सकते हैं। और ये जब अगर ऐसा होगा तो फिर आप द्वितीय अपील फाइल करेंगे, तो जो भी आयुक्त महोदय उसको सुनेंगे वो अपने आप में डिसीजन लेंगे कि क्यों आपको गलत प्रोवाइड कराएगी, आप अपनी बात रखेंगे। और सर एक चीज और है सर, जैसा लाइक अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने बोला था कि S11 का, मेरा भी सर S11 में 2 साल बाद सुनवाई का नंबर आया था अभी 15 दिन पहले। बट सर मैं पूरा दिन अपना काम धाम छोड़ के सब ऑनलाइन बैठा रहा, और इवन मैं अपनी तरफ से वहां पे कॉल किया सामने जो मोबाइल नंबर अवेलेबल था जिनका, तो वो कह रहे हैं सर आपको अब आपका नंबर 39 है 39 है 39 है। मैं बैठा रहा, 1:30 बजे के बाद बोलते हैं आज की कार्रवाई खत्म हो गई। और बाद में मुझे बताया गया, उन्होंने फोन पे, मैसेज में कुछ नहीं आया, कहीं रिटर्न में भी ऑर्डर में नहीं है, बट उन्होंने बोला कि जो पीआईओ है उसका जवाब नहीं मिला था, जबकि पीआईओ ने ईमेल के द्वारा भी प्रेषित कर दिया था और कर दिया था सर। तो अभी फिर इन चीजों पे एक डिटेल चिट्ठी लिख के या मेल करके S11 में बता दें आप। सर S11 की ईमेल आईडी मैंने और सेक्रेटरी सीआईसी तीनों को सर मैंने उस रिगार्डिंग एक मेल भेजा भी। अगर आप चाहें तो सर मैं आपके ईमेल प्रोवाइड कराएं, आपको भी सेम फॉरवर्ड कर सकता हूं सर। आप ये ध्यान आकर्षण के लिए मामला मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। अगर मेरे अधिकार क्षेत्र तो अभी आपके 2 मिनट के अंदर मैं अपने स्टाफ को कहता आपसे संपर्क कर लेते हैं, लेकिन किसी दूसरी सुनवाई कक्ष का मामला है, तो एक बार आप आयोग की उसमें जो है लिख के सारी चीजें जो है S11 को अवगत करा दे कि ऐसा ऐसा हुआ। सर मैंने ऑलरेडी एक बार एक मेल डाल चुका हूं सर, मैं अवगत करा दिया है सर उनको कि ऐसा हुआ है। हाँ, तो एक बार और प्रयास कर लें। ठीक है, एक बार और प्रयास कर ले, उनके स्टाफ से कहें फोन करके कि भाई हमारी बात करा दीजिए या ऐसा ऐसा मामला था। तो सारे लोग सुनते ही हैं, अगर कोई संज्ञान में चीज आ जाती है फोन से, तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं सुनते होंगे। तो अजय सर, हमारे बीच में माननीय नरेंद्र कुमार जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष महोदय। सर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैन साहब को, जस्टिस जैन को मेरा नमस्कार। सर अनम्यूट करना पड़ेगा। जी सर, ओके।
मेरा भी सभी को नमस्कार। जस्टिस जैन, अजय उप्रेती, राज्य सूचना आयुक्त, मेरा नमस्कार आपको बहुत बहुत। हाँ, हमारा भी साहब, हमारा भी स्वीकार करें। तो सर, चूंकि टॉपिक मानवाधिकार आयोग से, मानवाधिकार संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले माननीय जैन साहब को ही सुनना प्रारंभ। हाँ, वे आज सारी चीजें इन्हीं पे, जैन साहब पे फोकस है, तो इनको सुनना ज्यादा जो है रुचिकर रहेगा। नहीं देखो, उप्रेती साहब, मैं तो आज की आप लोगों को सुनने आया हूँ। अरे जैन साहब, आज मैंने कहा भाई मैं केवल सुनने के लिए आऊंगा, मैं अपनी देखे नॉलेज बढ़ाऊं आप लोगों को सुन करके। मानव अधिकार के बारे में मैंने लास्ट टाइम पे काफी बोला था। हाँ। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, आज फोकस आप ही पे है, मानव अधिकार पे। मानव अधिकार हम लोग बाद में आते हैं आरटीआई वाले। तो आरटीआई इटसेल्फ एक मानव अधिकार है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें हमारा वो आ रहा है क्या, वीडियो हमारी फोटो शो कर रहा है क्या? जी जी, आपको देख पा रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे कंप्यूटर में क्या हो रहा है, कैसे देखेंगे, क्या करना पड़ेगा इसमें? उसमें से एक ग्रिड व्यू करके एक होगा, आप देखिए राइट अपर कॉर्नर पे व्यू में आप जाएंगे तो एक ग्रिड वाला होगा, ग्रिड वाला आप चूज करिए, उसको क्लिक करके गैलरी व्यू में एक स्पीकर व्यू होगा, एक गैलरी व्यू होगा। तो जब आप गैलरी व्यू करेंगे तो आपका पूरा स्क्रीन आ जाएगा, जिसमें आप और बहुत सारे लोग भी बोलने वाले हम सब उसमें देखेंगे। हाँ जी, तो सर स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है सर। और हमारे बीच में प्रवीण जी हैं और श्री राज कचरू जी हैं। राज कचरू जी सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस और फेडरेशन के मतलब ये बंद कैसे हो गया है वापस? सर आप तो दिख रहे हैं हमें। हैं? आप हमें सर दिख रहे हैं? नहीं, ये हमारा ये स्क्रीन पे से चला गया बिल्कुल। स्क्रीन सर नहीं जाना चाहिए था उसमें, एक बार फिर व्यू में जाएं और स्पीकर और गैलरी व्यू में देखें। सर आ गया क्या? हाँ चलो आ गए जी, धन्यवाद सर। तो हमारे बीच में प्रवीण पटेल जी फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के ऑनररी मेंबर हैं और साथ में श्री राज कचरू जी हैं, फेडरेशन फॉर सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के आप अध्यक्ष हैं। तो आप लोग ह्यूमन राइट से जुड़े हुए कई सारे आपके प्रश्न हैं। तो प्रवीण जी, मैं सबसे पहले आप ही को कॉल करता हूं कि जो मुद्दे हैं आप उसको रेज करें, और जिस प्रकार से जस्टिस साहब ने बताया कि वो हम लोगों को सुनना चाहते हैं उसके आधार पर, और ज्यादा बेहतर भी हमारे ख्याल से, क्योंकि मानवाधिकार के विषय में तो पहले भी उन्होंने बहुत कुछ बता भी दिया है, तो उसका इंट्रोडक्शन और सारी चीजें तो ठीक है, पर चूंकि क्वेश्चंस आएंगे, हम लोगों के कुछ इनपुट्स आएंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि वो हमें जवाब दें और हम उनसे फिर कुछ सीखें और कुछ डिस्कशन में निकल के आए। प्रवीण सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं एवरेज में आपको, क्योंकि कई लोग नए भी जुड़े होंगे, तो एक मानव अधिकार का जो दृष्टिकोण है भारत का, उसके ऊपर बात करके अभी वर्तमान जो स्थिति है उस पर आ जाऊंगा। ठीक रहेगा ये? बिल्कुल ठीक है साहब, बोलिए। अच्छा, देखिए, भारत में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं कि जो उसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, और इस अधिवेशन को इस अधिनियम की जो बात कर रहे हैं उसमें 3 कलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले यह है कि 21D ये मानव अधिकारों को गारंटी शुदा व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है। धारा 12I जो है मानव अधिकार के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, और सेक्शन 12J जो बात कर रही है कि वो मानव अधिकारों के प्रचार के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में जो भी सिद्धांत हैं उसको लेके प्रचार प्रसार के लिए अधिकार दे रहे हैं एनजीओ को भी। ये सभी बातें पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप लागू है, जो 1991 में जो है पेरिस के अंदर मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था, और संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इसे 48/134
वोट से समर्थन किया गया था। इस डेट जो इसकी है एग्जैक्टली दैट इज 20 दिसंबर 1993। भारत के अंदर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अभी जब से पहले जो बने थे वो रंगनाथ मिश्रा साहब थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी 1903 से 96 तक रहे। उसके बाद M.N. वेंकटचलिया साहब आए, उसके बाद J.S. वर्मा साहब आए। ये तीनों जो है ये कह सकते हैं कि एक नजीर साबित हुए भारत के अंदर मानवाधिकार आयोग को कई ऊंचाई तक ले जाने के लिए। उसके बाद मैं खास करके राजेंद्र बाबू की बात कर रहा हूँ, जो वो भी 2007 से 2009 तक आए थे और मेरी उनकी छत्तीसगढ़ में आदिवासी मामलों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी। जब हमने उनसे छत्तीसगढ़ में जो उल्लंघन हुए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी बात की और उसके बारे में अब थोड़ी बाद में बता रहा हूँ। मगर जब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की कंस्ट्रक्शन के बारे में और छत्तीसगढ़ में उसकी स्थिति के बारे में बताया, तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये लीगली चल ही नहीं रहा है। हमने जब कहा कि उनके जो चेयरमैन है, जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज होने चाहिए, उसकी जगह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो इंसिडेंटली चीफ मिनिस्टर के रिश्ते में लगते हैं, तब उन्होंने कहा अब उसकी बात क्यों करते हो, पूरे मेंबर भी सब ऐसे ही हैं। ये दिखा रहा है कि हम राज्य के अंदर कितने लचर हैं जब हम मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं, राज्य मानवाधिकार, जिसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन आए 2011-12 में, मेरी रायपुर में एक पब्लिक डिबेट के साथ में उनके काफी चर्चाएं हुई, वो भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर को लेकर, कि जिसके अंदर कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद तो थी, मगर उनके साथ चर्चा के उपरांत बहुत नाउम्मीद हुई कि लग रहा है कि ये आयोग जो है वो सही मानवाधिकार के लिए नहीं मगर सरकार की रक्षा करने के लिए आया हुआ है। ये हकीकत है। हिरासत में हिंसा और यातना, हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट, हम जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं, ये मानवाधिकार आयोग की जिम्मेदारी है कि हम इस चीज के ऊपर ध्यान दें। मगर विगत दिनों के अंदर जब हम देख रहे हैं तो फादर स्टेन स्वामी जिनकी कस्टडी में डेथ हुई, जो 85-86 इयर्स के ऊपर के थे, पानी पी नहीं सकते थे अपने हाथ से, उनको भी बेल देना भी उनको जो है ठीक नहीं लगा। इसमें नेचुरली है कि भाई ह्यूमन राइट कमीशन ने भी एक पॉजिटिव रोल अपनाया था, मगर स्टेट पुलिस का जो रोल था दैट वाज टोटली नेगेटिव। हर्ष मंदर साहब हैं जो IAS रहे हैं, एडवोकेट सुधा भारद्वाज, एडवोकेट हेनरी तिपांग, ये एक युवा लड़की दिशा, ये कुछ उदाहरण हैं कि जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यदि सरकार के तरफ से जो एक बात होती है और सच्चाई के साथ में हम वॉइस दूसरे जो हकीकत की बात करते हैं, जिसको हम वॉइस ऑफ डिसेंट भी कहते हैं, तो वो सरकार को बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे मामले लेके जब हम मानवाधिकार के अंदर आयोग में जाते हैं तो वहां का हमारा परिणाम भी सबके सामने है। हम कह सकते हैं कि वी आर डिसहार्टेंड। त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं, वहां पे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई, पुलिस रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, पत्रकारों की टीम को ही अरेस्ट करने का काम किया जो त्रिपुरा की पुलिस ने। ये सवाल उठाता है हमारी पक्षपाती पुलिस के ऊपर कि जिनको द्वेषपूर्ण तरीके से जो ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को कैसे परेशान करना, जिसके अंदर ज्यादातर तो NGO ही परेशान होते हैं, जिसमें हमारे साथ यहाँ कई बैठे हुए साथी भी उससे जो उनको अनुभव हुआ होगा उस युद्ध का। अपराध की बात कर रहे हैं हम, मगर अपराध करने वालों के साथ पुलिस जब पक्षपात करके बैठे, उसका उदाहरण है हमारा पास कानपुर का ये विकास दुबे। पूरा वातावरण इतना कठिन कर दिया गया है कि जिसके अंदर हम कहें कि जो हैदराबाद के अंदर जो रेपिस्ट के मुकदमे में 3 लोगों को बिना पुलिस की जो कोर्ट में लेके उनकी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में गोलियों से उड़ा देना, और उसके बाद वहां से लेके 2017 में हम जब आते हैं तो विकास दुबे कानपुर वाले को जब उनको हत्या किए, तो वो उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त न्यायिक हत्या जिसको कह सकते हैं, वो 117th किलिंग थी। ये खेल उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा था। अभी नई सरकार आई है, देखते हैं क्या इसमें होता है। मगर जब भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जब इस मामले को लेके जाते हैं तो वहां पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न वहां पे कोई रिजल्ट मिलता है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात करते हैं, उसके अंदर में भी कई बेगुनाहों की हत्या हुई है। नागालैंड, मणिपुर, कश्मीर इसका उदाहरण है। मणिपुर के अंदर आसाम राइफल कार्यालय के खिलाफ महिलाओं ने टोटली नेकेड होकर प्रदर्शन भी किए,
मणिपुर की इरोम शर्मिला जिसने लंबा उपवास किया, वो आज शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मगर किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी और जो चलता था उसी हिसाब से चलता रहा। विचित्र स्थिति यह है कि आज 24 राज्यों में मानवाधिकार आयोग है, मगर अभी जम्मू और कश्मीर जो नया अलग से कर गया 370 खत्म किए, मगर आज तक वहां मानवाधिकार आयोग चालू नहीं किया गया है। 676 शिकायतें वो वहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर की है वो शिकायतें धूल फेंक रही है। स्वाभाविक है कि उस यदि स्टेट में ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है तो इसको एनएचआरसी को भेज देना चाहिए, मगर आज तक वो एनएचआरसी को भी नहीं भेजा गया है। और एनएचआरसी की बात करें तो पहले से ही 1 लाख से अधिक मामले वहां पर लंबित है। हम यदि दूसरी साउथ की तरफ चलते हैं तो स्टरलाइट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित कॉपर स्मेल्टर प्लांट की जब हम बात कर रहे हैं, टूटूकुड़ी की बात कर रहे हैं, टूटूकुड़ी बोलते हैं उसको, 22 और 23 मई 2018 को पुलिस फायरिंग में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, 13 लोगों की मौत हुई, कुछ पुलिसकर्मियों सहित 102 लोग घायल हुए। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल होने के बाद अक्टूबर 2018 से कोमा में रहने वाले 5 महीने के बाद एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई। ये सब मामले को लेकर हेनरी थिवांग जो एडवोकेट भी हैं, उनकी एनजीओ है पीपल्स वॉच, उन्होंने उच्च न्यायालय में तमिलनाडु की जो मदुरई बेंच में उन्होंने एक अपील और केस दायर किया कि इस संबंध में सुओ मोटो जो मामले को बंद करने का एनएचआरसी का निर्णय है वो गलत है, उसको फिर से ओपन किया जाए। एनएचआरसी ने 25/10/18 को ये मामला अपने आप बंद कर दिया और कहा कि पुलिस फायरिंग के पीड़ितों को मुआवजा दे दिया गया है। सवाल आता है कि क्या हम एनएचआरसी के अंदर हम जाते हैं मुआवजा लेने के लिए या न्याय लेने के लिए? मुआवजा तो एक पार्ट है, मगर मेन न तो जो विक्टिम है उनको आप जस्टिस कब देंगे? जस्टिस की तो बात ही नहीं होती है। ये एक उदाहरण है टूथुकुड़ी का। पुलिस की जातियों की बात करें हम तो सहनशीलता की एक हद पार कर दें, उस तरीके की सब चीजें जब हो रही है, पर्यावरण की मंजूरी के साथ हम जब जोड़ते हैं, कई आदिवासी इलाकों में आप देखेंगे कि उनकी जो मानवाधिकार, जो श्वास लेने की बात, जब कोविड के अंदर हम लोग ने देखा कि ऑक्सीजन का मतलब क्या है, शरीर के अंदर में जो हम श्वास ले रहे हैं उसके अंदर में कितने कचरे हम जा रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी हो रही। दिल्ली के अंदर हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं कि भाई उसमें इतना से ज्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मगर जब हम आदिवासी इलाके में जाते हैं, स्पॉन्ज आयरन प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, कोलसे के जो कोयले की कोलियारी, ये सब जगह देखते हैं तो वहाँ के लोगों का जिंदगी जो है जानवर के माफिक हो गई है। कंप्लेंट्स होती है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सुनती नहीं है। हम नवंबर 2018 की जो तमिलनाडु की जो लोगों की मैंने टूथुकुड़ी की बात की, उस मामले को लेकर कुछ लोग इंटरनेशनल एचआरसी में भी गए, मगर वहां पे भी कुछ काम नहीं हुआ। मगर संयुक्त राष्ट्र ने पुलिस द्वारा अत्यधिक और अनुपातहीन गोलीबारी की सार्वजनिक रूप से निंदा की और भारत सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब स्थिति यह है कि एनएचआरसी में लोग बहुत गिने चुने आते हैं। पहले जो भी आते थे, कुछ भी हुआ तो बोले ठीक है चलो ह्यूमन राइट कमीशन में जाए। हम इसको टूथलेस टाइगर कहें या पेपर टाइगर कहें, ये समझ में नहीं आता है। आज हमारे पास न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा या वेंकट चलैया या न्यायमूर्ति वर्मा जैसे महान व्यक्तित्व नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई ऐसे आए कि जो राष्ट्रीय पूरे मामला को लेके उठाए और एनएचआरसी की इज्जत जो है फिर से बहाल करे। हमारे आज भी हम लोग केस फाइल करते हैं, मगर एक उम्मीद के साथ कि कुछ हो, मगर बहुत स्लो चल रहा है। मैं उसके ऊपर अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मामले जो हैं वो कुछ दूसरी तरफ न चले जाएं। छत्तीसगढ़ में बस्तर की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले, ये मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए हैं, जो विस्थापित हुए थे आदिवासी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, उनको उसको मामले को लेकर मेरी राजेंद्र बाबू जस्टिस जब छत्तीसगढ़ आए थे, जो उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने सरकार को कुछ आदेश भी दिए थे। आज की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विस्थापित लोगों में से बहुत बड़ी मात्रा में करीब 50,000 से ज्यादा आदिवासी तेलंगाना में और महाराष्ट्र में आज भी रह रहे हैं और उनको वापस लाके अपने जगह पे अपने गांव में वापस स्थापित करना, ये सरकार द्वारा काम जो है वो एक बहुत धीमी गति से चल रहा है। अभी उसको लेके कुछ दिन पहले लोगों ने आंदोलन भी किया। अब जब मैं पुलिस की जब बात कर रहा हूँ तो खास करके मैं ये सीधी की बात करूंगा कि जो अभी हाल में हुई है, जहाँ कुछ पत्रकार ने और यूट्यूबर ने एक वहाँ के स्थानीय एमएलए को
जो गलत काम है उनको उद्घाटन उसको बाहर किया। पत्रकार और यूट्यूबर्स के ऊपर में पुलिस को उनके ऊपर में कार्रवाई करने की बजाय एमएलए को बचाने के लिए और एमएलए के खिलाफ जो मामले आ रहे थे उसको लेकर किस प्रकार इन पत्रकारों को परेशान किया गया वो सबने देखा है। इनको वर्चुअली नेकेट करके थाने के अंदर रखना ये पुलिस के कर्तव्य से बाहर की बात है। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जगह खुद पुलिस कानून तोड़े तो लोगों को जाए कहाँ। ये बात कर रहे हैं हम 21वीं सदी के भारत की। और बहुत सारी बातें हैं जब हम मानवाधिकार की बात करेंगे। आज एनसीआरबी की बात करें, कारण कि हमारे ऑपरेटिव साहब भी आए हैं यूपी से, तो कानून व्यवस्था की जब हम बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एनसीआरबी का रिपोर्ट कह रहा है कि सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में हो रहा है सॉरी। और यूपी के अंदर मानवाधिकार आयोग के अंदर में लोग जो गए उनका अनुभव ये है कि यहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं है और सभी लिपापोती का काम हो रहा है। खुशी है हमारे को कि मध्य प्रदेश के अंदर जैन साहब जैसे एक बहुत टावरिंग पर्सनालिटी आई है कि जिससे लोगों को उम्मीद हुई है और काफी लोग इसमें मध्य प्रदेश के भी हैं। तो इस निराशा के अंदर हमारे पास एक तारे के रूप में आज जैन साहब आए हैं, तो हम लोग सबको उससे कुछ उम्मीद भी बनती है। जस्टिस रंगना अपना जो सीजेआई रिटायर जो मिश्रा जी हुए एनएचआरसी के अध्यक्ष, उनसे भी हम कुछ उम्मीद करते हैं कि कुछ करें जो आगे के लिए, मगर देखते हैं आगे क्या होता है। पेपर टाइगर तो आज के दिन पेपर टाइगर ही है। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। देखो पटेल साहब, आपने जो इतनी बातें जो पूरे इंडिया का जो